नमस्ते विद्यार्थियों, डॉक्टर कीर्ति हिंदी की दुनिया इस चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मेरे इस चैनल पर आपको कक्षा 12वीं तक के सभी बोर्ड के हिंदी, मराठी और अंग्रेजी विषय के वीडियोस देखने के लिए मिलेंगे, इसलिए इस चैनल पर लगातार बने रहिए। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 7वीं सुलभ भारती मराठी, इसका 5वां अध्याय दादास पत्र। स्वाध्याय हम आज इसका देखने वाले हैं। इसका एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो में फिर कभी डालूंगी। देखते हैं, स्वाध्याय में पहला प्रश्न दिया है, खालील प्रश्नांची 1-2 वाक्यात उत्तरे लिहा। यानी नीचे दिए गए प्रश्नों के 1-2 वाक्य में उत्तर लिखिए। प्रश्न है, विद्यार्थ्यांनी अभयारण्यात सहलीला जाण्याचा हट्ट का धरला? यानी बच्चों ने, स्टूडेंट्स ने जंगल में ही पिकनिक के लिए जाने की जिद क्यों की? उत्तर है, विज्ञान केंद्रातर्फे शाळेत अभयारण्यासंबंधित दाखवलेली चित्रफित आणि ताईदादांनी सांगितलेली माहिती ऐकून विद्यार्थ्यांनी अभयारण्यात सहलीला जाण्याचा हट्ट धरला होता। यानी विज्ञान केंद्र की तरफ से स्कूल में जंगल से संबंधित, अभयारण्य से संबंधित एक पिक्चर, चित्रफित बताई गई थी और वहाँ पहले ही घूम कर आए हुए ताई दादा ने, बड़ी क्लास के बच्चों ने भी इस बारे में जो माहितियाँ बताई थी, इस कारण विद्यार्थियों ने वहाँ जाने की जिद्द पकड़ ली थी। प्रश्न 2 दिया है, अभयारण्यातून फिरताना सरांनी विद्यार्थ्यांना माळढोक पक्ष्यांबद्दल काय सांगितले? यानी जब अभयारण्य में से घूम रहे थे तो सर ने बच्चों को माळढोक पक्षी के बारे में क्या बताया? उत्तर, अभयारण्यातून फिरत असताना सरांनी विद्यार्थ्यांना सांगितले, सरने विद्यार्थियों को ये बताया कि भारतातून नष्ट होण्याच्या मार्गावर असलेल्या माळढोक या अत्यंत देखण्या पक्षाला वाचवण्यासाठी वन विभागाने हे अभयारण्य घोषित केलेलं आहे। यानी सर ने बताया कि ये जो माळढोक पक्षी है ये नष्ट होने के कगार पे है और इसको बचाने के लिए ही वन विभाग ने इसे अभयारण्य घोषित किया है। माळढोक पक्षी शेतकऱ्यांचा मित्र आहे। माळढोक पक्षी जो है वो किसानों का मित्र है, शेतकरी यानी किसान। कारण शेतातील किड्यांवर तो गुजारण करतो, क्योंकि खेत के कीड़े खाकर ही वो जिंदा रहता है। हा पक्षी वर्षातून एकदाच अंडी घालत असतो, वो साल में एक बार ही अंडे देता है और उस कारण से त्याची संख्या कमी आहे, यानी उसकी संख्या कम है। शिवाय इतर प्राण्यांनी माळढोक पक्ष्यांची अंडी तुडवली तर संख्या आणखीनच कमी होते और इसके अलावा अगर कोई और पक्षी, दूसरे पक्षी जो है अगर आकर माळढोक पक्षी की अंडे जो दिए हुए रहते उनको तोड़ डाले तो फिर उनकी संख्या और कम हो जाती है, क्योंकि माळढोक पक्षी जो होता है वो ज़मीन में गड्ढे करके बिल्कुल उथली सी ज़मीन के ऊपर ही अपने अंडे दिया करता है। तो वो अंडे जो है किसी को भी दिख जाते हैं या उसके ऊपर किसी का पैर पड़ जाए या कोई भारी चीज़ उस पर से चली जाए तो वो टूट जाते हैं। आगे देखते हैं, चर्चा करा व सांगा में आपको प्रश्न दिया हुआ है, पक्षी हा संतुलित पर्यावरणाचा अविभाज्य घटक आहे, याविषयी पालकांसोबत चर्चा करा। यानी पक्षी हमारे संतुलित पर्यावरण का एक अविभाज्य, जिसको अलग नहीं माना जा सकता, ऐसा घटक है। अपने माता पिता के साथ इस बारे में चर्चा कीजिए। तो उत्तर में हम लिखेंगे, पक्षी हा संतुलित अभयारण्याचा अविभाज्य घटक आहे। कारण इसलिए क्योंकि प्रदूषण टाळण्यात व बियांचा वहन करण्यात त्याची प्रमुख भूमिका असते, क्योंकि प्रदूषण दूर करने में और बीजों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में पक्षियों का बहुत बड़ा हाथ होता है, इनकी बहुत बड़ी भूमिका होती है, बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं ये इसमें। पक्षी अनेक झाडांवरची, शेतातील फळे खातात। यानी पक्षी जो है कई झाड़ों पर बैठते हैं, उन झाड़ों पर जो भी फल लगते हैं उनको खाते हैं। खेतों में जाते हैं तो वहाँ जो भी धान्य लगा हुआ रहता है उसको खाते हैं, जो अनाज होता है उसको खाते हैं। और क्या करते हैं, वो खाकर दूसऱ्या ठिकाणी विष्ठा करतात। यानी एक पेड़ से दूसरे पेड़, तीसरे पेड़ से कभी भी वो एक जगह पे नहीं बैठते। कम से कम एक पंछी जो है 40-50 किलोमीटर के रेंज में घूमता रहता है। तो वो कहीं पर भी जाकर जब अपनी विष्ठा करता है, यानी मलमूत्र को त्यागता है, तो उस समय वो जो बीजें उसने खाई हुई रहती है वो उसके मलमूत्र में से, विष्ठा में से जो है ज़मीन में चली जाती है और इस प्रकार से उस जगह पर फिर नया पौधा जो है वो उग जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि कोई भी पक्षी जो है वो बीजों को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने में बहुत ज़्यादा
बड़ी भूमिका अदा करता है और प्रकृतिला हिरवं ठेवण्यात मदद करतात और वे नेचर को भी हरा रखने में मदद करते हैं, क्योंकि उनके कारण जगह जगह फैला दी गई बीजों से पौधे उगाते हैं और उसके कारण जो है प्रकृति में हरियाली जो है वो बनी रहती है। पक्षी शेतकऱ्यांचा खरा मित्र आहे आणि पक्षी जो होते हैं वो किसान के भी एक सच्चे मित्र होते हैं, क्योंकि वे तो शेतातील कीड़े खातो, क्योंकि वो खेत में के कीड़े खाते हैं। थोड़ा बहुत अनाज भी खाते हैं बच्चों, लेकिन इतना नहीं खाते। या प्रकारे शेतकरीची मदत करतो, इस प्रकार से वो शेतकरी की मदद करते हैं। अब जो फसलें लगती हैं उसके अंदर जो अनाज उगाता है और उसमें अगर कहीं कीड़े लग जाएं पत्तियों में, किसी पौधे के तने में वगैरह, तो उन कीड़ों को भी चिड़ियाँ खा लेती है। तो ज़रूरी नहीं है बच्चों की वो हमेशा जो लगा हुआ अनाज है उसके ऊपर का खाती है। म्हणून पक्षी हा पर्यावरणाचा अविभाज्य घटक आहे और इसीलिए पक्षी पर्यावरण का अविभाज्य घटक है। नेक्स्ट प्रश्न आपको दिया हुआ है, पक्ष्यांची संख्या वाढवण्यासाठी तुम्ही काय करू शकता, यानी पक्षियों की संख्या बढ़ाने के लिए आप क्या कर सकते हैं। याविषयी मित्रांसोबत चर्चा करून यादी तैयार करा। इस बारे में मित्रों से, अपने फ्रेंड्स से चर्चा करो और एक यादी यानी कि लिस्ट बनाओ। उत्तर में हम लिख सकते हैं, अब देखो यहाँ कितने सारे पक्षियों के मैंने चित्र दे दिए आपको, है ना। अब देखो उत्तर लिखते हैं, पक्ष्यांची संख्या वाढवण्यासाठी आम्हाला सर्वप्रथम वृक्षारोपण करायला पाहिजे। अब आप बोलेंगे पक्षियों की संख्या बढ़ाने के लिए क्यों वृक्षारोपण करें। वृक्षारोपण तो जो है शुद्ध हवा के लिए करना चाहिए, प्रदूषण से मुक्ति के लिए करना चाहिए, लेकिन नहीं बच्चों। आगे देखो, हमें इसलिए वृक्षारोपण करना चाहिए क्योंकि त्यानंतर झाडे, वनस्पती, जंगल यांना तोडण्यापासून वाचवले पाहिजे और जंगल, वनस्पति, झाड़, पेड़ इनको तोड़ने से भी, काटने से भी बचाना चाहिए। हे जंगलच पक्ष्यांचे प्राकृतिक निवास स्थळ आहे, क्योंकि ये जो जंगल है, पेड़ पौधे हैं, यही तो पक्षियों के प्राकृतिक निवास स्थल है, इनके रहने की जगह है। झाड़ तोडीमुळे पक्ष्यांचे हे घर नष्ट होतात। झाड़ तोड़ने के कारण, जंगलों को नष्ट करने के कारण इनके जो घर होते हैं, जहाँ ये रहते हैं, अपने अंडे देते हैं, वे नष्ट हो जाते हैं, टूट जाते हैं आणि त्यांच्या प्रजनन क्षमतेवर याचा विपरीत प्रभाव पड़तो और फिर उनकी प्रजनन क्षमता जो होती है उसके ऊपर इसका विपरीत प्रभाव पड़ता है, क्योंकि वे अब अंडे कहाँ देंगे। तो फिर जब अंडे ही नहीं दे पाएंगे या किसी ऐसी जगह दे देंगे जहाँ वो टूट जाए या ख़त्म हो जाए, तो फिर इनकी संख्या कम होना ही है। त्यांना घरटे बांधण्यासाठी उचित वातावरण निर्माण करने गरजेचे आहे, यानी वो उनके घर जो है वो बनाए, इसके लिए उनको हमें एक उचित वातावरण भी देना पड़ेगा। हरियाली हो, बड़े बड़े पेड़ हो, तो उस पर ऊंचाई पर ही अपने जो घोंसले होते हैं, घरटे यानी घोंसले, वो बनाते हैं। पक्ष्यांचे घरटे असलेल्या ठिकाणी जास्त ये जा करू नये। जहाँ पर कहीं पक्षियों ने किसी नेस्ट में, किसी घोंसले में अपने अंडे दिए हो, तो उस जगह पे ज़्यादा आना जाना नहीं चाहिए, उनको हाथ नहीं लगाना चाहिए। पक्ष्यांच्या घरट्यांना व अंडींना हाथ लावू नये। पक्षियों ने जो घोंसले बनाए हुए रहते हैं उनको कभी भी हाथ नहीं लगाना चाहिए और उसमें दिए हुए अंडों को भी कभी हाथ नहीं लगाना चाहिए। बच्चों, आपको मालूम है कि मई महीने में अप्रैल मई में ये घोंसला बनाना शुरू करते हैं और बारिश में फिर जो है इनके छोटे छोटे अंडों में से छोटे छोटे बच्चे निकल आते हैं और ऐसे समय में हमें इनके घोंसलों को बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाना चाहिए। त्यांच्या दाण्यापाणीची व्यवस्था करायला पाहिजे, यानी उनके लिए हमें दाना और पानी की व्यवस्था करना चाहिए। कोई बर्तन में उनके खाने के लिए कोई दाने, रोटी के टुकड़े या और भी किसी प्रकार के पदार्थ जो खाते हो उसको रखना चाहिए और एक बर्तन में पानी भी भर के रखना चाहिए। तो अप्रैल से लेके अप्रैल, मई, जून, ये 3 महीने जो होते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, जब इनके लिए दाना पानी की व्यवस्था करना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। गर्मी के कारण कहीं भी इनको पानी पीने के लिए नहीं मिलता, पेड़ों की कटाई हो जाने के कारण इन्हें अपना घोंसला भी बनाने को नहीं मिलता और यही समय होता है जब ये अपना घोंसला बनाते हैं। तो हमारे आसपास हम छोटी से छोटी जगह में, अगर आप अपार्टमेंट्स में रहते हो या किसी छोटी जगह पर रहते हैं, तो भी हम वहाँ पर खिड़कियों में, दीवारों पर इनके घोंसलों को टांग सकते हैं अपने हाथों से बनाकर भी, जिससे कि हम इनको एक ऐसा वातावरण दे सके जहाँ ये सुरक्षित महसूस करे अपने अंडे देने में। तो पक्ष्यांच्या घरट्यांना व अंडींना हाथ लावू नये। पक्षियों के घरटे को यानी घोंसले को और अंडे को हाथ न लगाए। त्यांच्या दाण्यापाणीची व्यवस्था करणे, उनके दाना पानी की यानी खाने पीने की व्यवस्था करे। जमले तर झाडांवर हाताने विणलेले घरटे टांगणे
असे कार्य करून आपण पक्ष्यांची संख्या वाढण्यात मदद करू शकतो। यानी अगर हमें जमे तो हम झाड़ों पर अपने हाथ से बनाए हुए जो घोंसले हैं उनको टांगें और फिर इस तरीके से हम पक्षियों की संख्या बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। बच्चों, आपके घर में जो झाड़ू होती है वो झाड़ू जब फालतू हो जाती है, जब हम उसको फेंकने लायक समझते हैं, उस समय उस झाड़ू की मदद से हम चिड़िया के घोंसले बना सकते हैं और उन घोंसलों को बनाकर किसी रस्सी के सहायता से मजबूती से बांध के और फिर उसको पेड़ की डाल पर कहीं बांध सकते हैं, किसी दीवार पर ऊंचाई पर लगा सकते हैं। इस तरीके से आपके घर में अगर कोई प्लास्टिक की बॉटल्स भी अगर होती है तो हम ऐसे ही फेंक देते हैं पानी पीने के बाद में, जो बिसलेरी वगैरह की होती है, तो उनको भी बीच में से काट कर उसमें आजू बाजू में 2 होल करके और रस्सी की सहायता से उसमें पानी भर के उसको टांगा जा सकता है। इस तरीके से ऐसी चीज़ जो वेस्ट है, आपके काम की नहीं है, उसको भी आप इस तरीके से उपयोग करके और छोटे छोटे संसाधनों के द्वारा साधनों के द्वारा आप जो है चिड़िया या अन्य पक्षियों की, जैसे कबूतर है, गिलहरी है, इनकी मदद कर सकते हैं। क्योंकि हमारे घरों के आंगन में ये पंछी हमें ज़्यादा दिखाई देते हैं। चिड़िया, उसके बाद कौवा, कबूतर, फिर टिटैया और गिलहरी, ये सारे हमें ज़्यादा दिखाई देते हैं। इसलिए हम इनके लिए जितनी हो सके उतनी मदद करें। अगर आप अपने घर की खिड़की में भी इनके दाना पानी की व्यवस्था करते हैं, कोई ऐसे टांगने प्लेट के अंदर कोई छेद करके उसके अंदर दाने डाल के टांग देते हैं, तो शुरू के 15-20 दिन आप देखेंगे कि चिड़िया बिल्कुल नहीं आएगी, उस जगह पे फटकेगी भी नहीं। लेकिन कुछ समय के बाद में अपने आप उन्हें पता पड़ जाता है कि यहाँ पे दाना और पानी रखा हुआ है और वो धीरे धीरे आना शुरू कर देते हैं और समय के साथ में बहुत सारी चिड़ियाँ आने लग जाती है। और देखिए, बैठे बैठे हमारा घर में मनोरंजन भी होता रहता है। पंछियों को इस तरीके से देखना, उनकी चहचहाहट को सुनना, ये बहुत अच्छा लगता है। आप मेरे वीडियो में भी बीच बीच में चिड़ियों की आवाज़ सुनते होंगे, तो मैंने भी मेरे घर में ऐसी व्यवस्था कर रखी है जिसमें बहुत सारी चिड़िया, गिलहरी, कौवे, कबूतर सब आते हैं और जब वो दाना चुगते हैं, पानी पीते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है उनको देख के, उनकी आवाज़ सुन के जो है बहुत मतलब सुखद एहसास मुझे होता है। आगे देखते हैं बच्चों, आपको ये प्रश्न दिया हुआ है कि माहिती मिळवूया। इसमें प्रश्न दिया है, माहिती घेण्यासाठी किंवा देण्यासाठी अनेक साधने वापरली जातात। यानी किसी को कोई इन्फॉर्मेशन देना है या लेना है तो उसके लिए कई साधनों का उपयोग किया जाता है। खाली माहिती देवाणघेवाण करण्याची, संवादाची काही साधने दिली आहेत। नीचे इन्फॉर्मेशन देने लेने की और संवाद करने की, बातचीत करने के कोई साधन दिए हुए आपको। त्यातील काही साधने एकतर्फी तर काही साधने दुतर्फी माहितीची किंवा समाधानाची देवाणघेवाण करतात। उसमें से कुछ साधन है जो एक तरफी है, जिसमें से एक ही तरफ से आप संदेश दे सकते हैं, बोल सकते हैं, बता सकते हैं, लिख सकते हैं, ऐसे हैं। और कुछ ऐसे हैं जिनको दोनों तरफ से 2 लोग यूज़ कर सकते हैं। त्यांची माहिती मिळवा व दिलेल्या तक्त्यात वर्गीकरण करा। अब नीचे आपको दिए हुए जैसे फैक्स, पत्र, ईमेल, मोबाइल, अंतर्जाल, रेडियो, वर्तमानपत्र, मोबाइल संदेश, चर्चा, मुलाखत, जाहिरात, भाषण और संभाषण। तो इनको हमको एक तरफी माहिती और दो तरफी माहिती, इनमें से कौन सी चीज़ें जो हैं वो एक तरफी माहिती में आने वाली है और कौन सी चीज़ें दो तरफी माहिती में आने वाली है, वो हमें लिखना है। तो आंसर देखिए आप, एक तरफी माहिती किंवा समाधानाची साधने, एक तरफ से माहिती देना या इन्फॉर्मेशन देने वाली या संवाद करने वाली, बात करने वाली जो साधन होती है वो है अंतर्जाल, इंटरनेट, रेडियो को हम सुन सकते हैं ना, उसको तभी उत्तर नहीं दे सकते। वर्तमान पत्र, समाचार पत्र एक तरफी माध्यम है, हम सिर्फ पढ़ सकते हैं, उसका उत्तर तब के तब नहीं दिया जा सकता। जाहिरात, विज्ञापन आणि भाषण भी जो है एक तरफी होता है ना, द्वितरफी नहीं होता है। और दुतर्फी माहितीची संवाद साधने क्या है? फैक्स, पत्र, ईमेल, मोबाइल संदेश, चर्चा, मुलाखत आणि संभाषण, ये सारी चीज़ों में 2 लोग शामिल होते हैं और एक के बाद दूसरा तुरंत उस बात का जवाब जो है दे सकता है। ठीक है बच्चों, अब हम आगे देखते हैं। तुम्ही भेट दिलेल्या एखाद्या पर्यटन स्थळाचे वर्णन करणारे पत्र मित्राला किंवा मैत्रिणीला लिहा। यानी आपने किसी ऐसी जगह पर घूमने के लिए गए हो जो देखने लायक हो, पर्यटन वाली जगह हो, तो उसका वर्णन करते हुए एक पत्र अपने सहेली को या दोस्त को लिखिए।
तो बच्चों इस तरीके से आप पत्र लिख सकते हैं। पत्र का ये पहला पेज है। सबसे पहले जो भी लेटर लिख रही है उनका खुद का पता यहाँ पे लिखेंगे, यानी प्रेषक जिसको कहा जाता है, जो भेजने वाला है उसका ये पता यहाँ लिखा हुआ है। मीरा चौहान 201 मालती निवास, खेतवाड़ी, गिरगांव, मुंबई 40004, तारीख 07/09/2021। इस तरीके से हमने डेट लिखी हुई है। और आगे बच्चों आप देखेंगे सहेली का नाम है प्रियकला, यहाँ पे गैप छोड़ा हुआ है एक लाइन का, फिर प्रियकला। सप्रेम नमस्कार एक लाइन छोड़ दिया है और लिखा है माझी परीक्षा मागच्या आठवड्यात संपली, मेरी परीक्षा पिछले हफ्ते ख़त्म हो गई। वह पूर्वी ठरल्याप्रमाणे और पहले जैसा निश्चित हुआ था उस हिसाब से आई, बाबा, रोहन आणि मी 10 दिवसासाठी दार्जिलिंगला फिरायला गेलो होतो। यानी मैं, मेरे मम्मी पापा और मेरा भाई हम लोग 10 दिन के लिए दार्जिलिंग घूमने के लिए गए थे। तिथलं प्राकृतिक सौंदर्य बघून मन खूप आनंदी झालं। वहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य, नेचर ब्यूटी ऑफ नेचर देखकर मेरा मन बहुत खुश हुआ। आम्ही चहाच्या बागेत फिरलो, हम चाय के बगीचे में घूमे। टाइगर हिल वरून सनसेट बघितले। टाइगर हिल पर से हमने क्या देखा? सनसेट, यानी डूबता हुआ सूरज देखा। तेथून कंचनजंगाच्या रांगा, वहाँ से कंचनजंगा जो पर्वत है उसकी जो रांग, यानी कि वो एक दूसरे को जुड़े हुए पूरी माला के समान महसूस दिखाई देते हैं, वो खूप सुंदर दिसतात, वो बहुत सुंदर वहाँ से दिखाई देते हैं। आम्ही दार्जिलिंग हिमालयन ट्रेनमध्ये पण बसलो। हम दार्जिलिंग की जो हिमालयन ट्रेन है उसमें भी बैठे। रोपवेमधून उंचीवरून तिथले प्राकृतिक सौंदर्य बघितले। यानी रोपवे यानी झूला होता है ना, जो रस्सी के सहायता से ऊपर चलता है, उसमें से वहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य को निहारा। चहा बागाने बघितली, चाय के बगीचों को देखा। टाइगर हिल, रॉक गार्डन, विक्टोरिया जलप्रपात, ऐसे कितीतरी ठिकाण आम्ही बघितले। यानी इतने ये सब जगह के नाम है, ऐसे कितने ही जगह हमने वहाँ पर देखे। 10 दिवस कसे निघून गेले कळलेच नाही। 10 दिन कैसे निकल गए कुछ पता ही नहीं पड़ा। मी तुझ्यासाठी ग्रीन टी आणि एक स्कार्फ आणला है। बोले मैं वहाँ गई थी तो वहाँ पे क्योंकि चाय के बागान चाय के लिए बहुत प्रसिद्ध है ना दार्जिलिंग, तो दार्जिलिंग की ग्रीन टी लेकर आई हूँ और एक स्कार्फ भी लेकर आई हूँ। भेटल्यावर तुला देईन, जब मैं तुझसे मिलूँगी तो तुझे दूँगी। पुढच्या वर्षी तू पण आमच्यासोबत ये, अगले साल तू भी हमारे साथ आना, आपण मजा करू, हम लोग मजा करेंगे। काका काकीला माझा नमस्कार सांग। काका काकी को यानी अंकल आंटी को मेरा नमस्कार बोलना। तुझी प्रिय मैत्रीण, तेरी प्रिय सहेली मीरा। अब देखो बच्चों, आपने देखा ना, यहाँ पे हमने सबसे पहले खुद का एड्रेस, जिसने लेटर लिखा है, जैसे मीरा ने लेटर लिखा है तो मीरा खुद का एड्रेस लिखेगी, फिर सहेली का नाम और फिर उसके बाद में जो उसको लिखना है वो लिखा है। अब यहाँ पे मैंने आपको अलग अलग कलर दिए। ये जो पर्पल कलर है, इसके बाद में आपको पैराग्राफ चेंज करके फिर इस कलर में आना है। फिर ये वाला कलर यहाँ ख़त्म हो जाएगा, फिर आपको पैराग्राफ चेंज करना है। ऐसा 3 पैराग्राफ में हमने इस लेटर को लिखा हुआ है, तो इसी तरीके से आपको लिखना है। शब्द कोडे सोडवूया, ये अगला प्रश्न आपको दिया है। खालील चौकोनातील अक्षरांमध्ये क्रियाविशेषण अव्यय लपलेली आहेत। यानी क्रियाविशेषण अव्यय जो है वो क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को हम क्रियाविशेषण अव्यय बोलते हैं। वो इसमें छुपे हुए उनको ढूंढना है। उभ्या, आडव्या, तिरप्या पद्धतीने अक्षरे घेऊन क्रियाविशेषण अव्यय बनवा व दिलेल्या जागेत लिहा। अब उभ्या यानी ये उभा है ना, ये आड़व्या यानी ये देखो ये वाला आड़वा लाइन है, और तिरप्या यानी ऐसी या ऐसी कैसी भी तिरछी लाइनें जो होंगी उसमें आपको ढूंढना है और लिखना है। तो क्रिया विशेषण अव्यय हमको यहाँ पे मिली हुई है थोड़ा, थोड़ा सा, काही, मोजके, हळू, थोडे, सावकाश, जरा, जरासा, अनेक, अनेकदा, तिकडे, खाली, वर, रोज, कदाचित, आजकल, तिकड़े आणि अति। विद्यार्थियों, एक क्वेश्चन और रह गया था, मैंने वीडियो कंप्लीट किया और उसके बाद समझ में आया एक और क्वेश्चन रह गया। तो देखो, एक था आम्ही सूचना फलक वाचतो। इसके अंदर आपको सूचना फलक पे दी हुई जानकारी है। सूचना फलक 23/9/2017 समर्थनगर परिसरात पाणी पुरवठा करणाऱ्या पाइपलाइनच्या दुरुस्तीचे काम तातडीने सुरू करण्यात येणार आहे। यानी समर्थनगर परिसर में
पानी जो जिस पाइपलाइन से पानी आता है उस पाइपलाइन के सुधारने का कार्य चल रहा है, कहीं फूट गई है उसको सुधारने का काम जल्दी से जल्दी तातडीने यानी जल्दी से जल्दी सुरू करने में आने वाला है। त्यामुळे उद्या आपल्या परिसराचा पाणी पुरवठा बंद ठेवण्यात येणार आहे। इसलिए कल आपके क्षेत्र में पानी का जो पानी जो आता है घर में वो बंद रखा जाएगा। समर्थनगर पानी का जो सप्लाय है उसको बंद रखा जाएगा। समर्थनगर परिसरातील सर्व नागरिकांनी याची नोंद घ्यावी। समर्थनगर में रहने वाले सभी नागरिक इस बात का ध्यान रखें। तसेच उपलब्ध पाण्याचा वापर अधिक काटकसरीने व जपून करावा। और जो भी उपलब्ध पानी आपने भर के रखा हुआ है तो ये दुरुस्ती हो रही है, सुधारना हो रही है, तब तक उस पानी को बड़े सोच समझकर यूज़ करें। पानी पुरवठा विभाग समर्थनगर, पानी पुरवठा डिपार्टमेंट, पानी सप्लाई वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट समर्थनगर। अब ये सूचना फलक है ना। सूचना फलक यानी क्या होता है बच्चों? नोटिस बोर्ड है ना। तो नोटिस अब इसमें आपको क्या प्रश्न दिए हुए, वरील सूचना फलकाच्या आधारे खालील प्रश्नांची उत्तरे लिहा। ही सूचना कोणत्या तारखेला देण्यात आली आहे वगैरे, ये 4 प्रश्न आपको दिए। देखो, ही सूचना कोणत्या तारखेला देण्यात आली आहे? उत्तर, ही सूचना 23/9/2018 या तारखेला देण्यात आली आहे। प्रश्न 2, पाणी पुरवठा कधी बंद करण्यात येणार आहे? उत्तर, पानी पुरवठा उद्या, मतलब उद्या यानी दूसरे दिन कौन सी तारीख है, क्योंकि 23 तारीख का ये सूचना फलक दिया हुआ है नोटिस बोर्ड, और हमको ये सूचना उद्या यानी कल की दी हुई है, यानी कि उस दिन 24 तारीख होगी। तो आपको ये समझ के यहाँ पे डेट डालना है। पाणी पुरवठा उद्या अर्थात 24/9/18 बंद करण्यात येणार आहे। पाणी पुरवठा बंद का ठेवण्यात येणार आहे? पानी पुरवठा क्यों बंद रखने में आने वाला है? तो उत्तर में लिखेंगे, समर्थनगर परिसरात पाणी पुरवठा करणाऱ्या पाईपलाईनच्या दुरुस्तीचे काम तातडीने सुरू करण्यात येणार आहे। समर्थनगर परिसर में, समर्थनगर क्षेत्र में पानी सप्लाई करने वाले पाइपलाइन के सुधारीकरण का कार्य, रिपेयर का कार्य जल्दी से जल्दी शुरू होने वाला है। त्यामुळे उस कारण से या परिसराचा पाणी पुरवठा बंद ठेवण्यात येणार आहे। इस क्षेत्र का पानी सप्लाई बंद रखने में आने वाला है। प्रश्न 4 आपको दिया है, पाण्याच्या वापराबाबत नागरिकांना कोणती सूचना देण्यात आली आहे? यानी पानी यूज़ करने के बारे में नागरिकों को कौन सी सूचना, कौन से नोटिस दिया गया है? तो यहाँ लिखना है पाण्याच्या वापराबाबत, ये उत्तर है बच्चों, है ना। पाण्याच्या वापराबाबत नागरिकांना ही सूचना देण्यात आली आहे, यानी पानी को वापरने को लेकर लोगों को यह सूचना देने में आई है कि उपलब्ध पाण्याचा वापर अधिक काटकसरीने व जपून करावा। यानी जो भी पानी आपके पास अब उपलब्ध है उसको सोच समझकर यूज़ करें, है ना। जितना ज़रूरी है उतना ही यूज़ करें, पानी व्यर्थ न बहाए। तो विद्यार्थियों, आपको वीडियो कैसा लगा मुझे बताइएगा ज़रूर, और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए, हो सके तो ज़रूर से शेयर कीजिए, क्योंकि बच्चों मिल बांट कर पढ़ने से ज्ञान बढ़ता है, कभी भी कम नहीं होता। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिए और आजमा कर ज़रूर से देखिएगा। मिलती हूँ आपसे अगले किसी अच्छे से वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्ते।